वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कुलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो कुलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। तुमने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है कि दो पॉजिटिव चार्ज को पास में लाओगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, और दो नेगेटिव चार्जेस को पास में लाओगे वो भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन दो अनलाइक चार्जेस को साथ में लाओगे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने वही केस को फर्दर एक्सटेंड किया है और ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज को रख दिया और प्लस Q2 चार्ज को रख दिया विद द सेपरेशन ऑफ R इन बिटवीन देम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों प्लस चार्जेस हैं तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जो 1 पे फोर्स लगा 2 के द्वारा उसको हमने लिखा F1 ड्यू टू 2, F ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको ऐसे लिखते हैं F ऑन 1 ड्यू टू 2। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर साइड होगी, क्योंकि Q1 वाला रिपेल होगा तो अवे लग रही होगी फोर्स इस पे, इसके द्वारा Q2 के द्वारा। वैसे ही Q2 पे फोर्स रेपेलिंग फोर्स लग रहा होगा Q1 के द्वारा इस डायरेक्शन में, राइट, रेपेल कर रहा होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे F ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 करके, राइट। लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब ये दोनों देखो F21 और F12, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 होगा। दोनों वेक्टर होंगे तो इक्वली, ये ऑब्जर्व किया कूलम ने। पहली चीज कि दोनों फोर्सेस क्या आ रहे थे, रेपलिंग फोर्सेस इक्वल आ रहे थे मैग्नीट्यूड में, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है जिसको F के बराबर कह दिया गया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में लिखने के कारण हम लोगों को माइनस साइन लगा के इक्वेट करना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो थे कूलम्स ने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन था ये जो फोर्स F का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर इनके बीच की दूरी R है तो उसके इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी 1/R स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F, वो जो फोर्स निकाला हमने इन दोनों के बीच का। तो अल्टीमेटली उसने ये पाया कि अगर इस फॉर्मूले को कंबाइन करके लिखते हैं, इस F को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें Q1 Q2, ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ, और दूसरा कि 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी है। तो अगर इसको कंबाइन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा। तो जब इक्वल टू का साइन आया तो एक कांस्टेंट भी आया साथ में K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, Fe का, जो कुलम ने पाया था, इसीलिए इसको कुलम्स लॉ भी कहते हैं। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये K की वैल्यू को फाइंड करना हमें सीखना पड़ेगा, जो हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, ये जो फोर्स लगा, ये हमेशा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स के अलोंग ही लगता है, इसी दिशा में लगेगा, हॉरिजॉन्टली ही, चाहे रिपेल कर रहा हो चाहे अट्रैक्ट कर रहा हो, डिपेंड करता है कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इस लाइन के किसी एंगल पे लग रहा हो ये फोर्स। चार्जेस जिस लाइन में है अलाइनमेंट में, उसी लाइन में ही लग रहा होगा, इन लाइनों पे किसी एंगल पे नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला लास्ट वाला, F acts along line joining charges center of two charges only। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब K के बारे में समझते हैं थोड़ा। देखो ये Fe हमने निकाला कुलम्स लॉ से। ठीक है, अब याद करो Fg के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालते थे किसी दो मासेस के बीच में, लेट्स सपोज M1 है M2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, इनके सेंटर्स के बीच में, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता था, राइट, विच इज Gm1 M2 बाई R स्क्वायर, यही होता था, राइट। तो इसमें ये जो कैपिटल G होता है ये भी कांस्टेंट है, राइट, और ये कांस्टेंट जो G होता है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू देता है, और ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये बदलती नहीं है किसी भी मीडियम में, चाहे एयर में ले जाओ, वाटर में ले जाओ, ऑयल में ले जाओ, ये G उतना ही रहेगा हर जगह। तो इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन ये जो K होता है, जो Fe में आ रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता रहता है।
यानी कि एयर में, यानी कि फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ पाई गई, ठीक है। लेकिन ऑयल में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी के, इसीलिए ये के मीडियम टू मीडियम बदलता रहेगा, और इसीलिए मीडियम टू मीडियम एफ की वैल्यू भी बदलती रहेगी, ठीक है। अब के को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1/4πε0। ये यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है ये परमिटिविटी होता है, और ये परमिटिविटी की वैल्यू हर मीडियम में चेंज होती रहती है। तो यहाँ परमिटिविटी की वैल्यू अगर चेंज हुई तो ओवरऑल के की वैल्यू भी तो चेंज हो गई ना हर मीडियम में, और देयरफॉर के इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स एंड देयरफॉर एफ ई कम्स डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात की गई है। एफ तुम्हें दिख रहा होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर एफ और आर का हम ग्राफ बनाएंगे, एक चीज दिख रही है साफ कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एज पर कूलम्स लॉ, राइट। तो अगर दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2, ठीक है, आई मीन प्लस Q1 प्लस Q2, इनके बीच में दूरी R है, तो जब इस R को तुम बढ़ाओगे तो फोर्स इनके बीच में कम होगा या ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जब R को हमने बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी ना। इसको जब बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही हो रहा है, आर की वैल्यू को तुम बढ़ाते 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 इन्फिनिटी की तरफ लेके चले जाओ। तो जब इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये एफ जीरो होना शुरू हो जाएगा ना। वही हो रहा है, एफ जीरो की तरफ टेंड कर रहा है आर इन्फिनिटी पे। और आर की वैल्यू जब जीरो रखोगे, यानी आर की वैल्यू को जब तुम जीरो की तरफ लेके आ रहे हो, यहाँ पे ये जीरो है ना, जब यहाँ पे लेके आ रहे हो तो एफ क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये जीरो रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए एफ इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है जीरो पे। और ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं हम लोग, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दो चार्जेस थे Q1 Q2, इनमें पहले डिस्टेंस R था। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में दूरी बढ़ा के 2R कर दी गई है। पहले फोर्स इन दोनों के बीच में F लग रहा था, अब मान लो F डैश लग रहा है, तो F डैश की वैल्यू कितनी होगी F के टर्म्स में, अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ काम में आ जाएगा। देखो F क्या होगा, F होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। सिंपल इस केस में, पहले केस में। दूसरे केस में F डैश निकालने जाएंगे तो F डैश क्या होगा, K Q1 Q2 बाई 2R का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार दूरी इनके बीच में 2R है, इनके सेंटर्स के बीच में, चार्जेस के सेंटर्स के बीच में। तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, राइट। और तुम देखो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू F है, तो ये पूरा टर्म F के बराबर हुआ ना, यहां से लेके ये पूरा टर्म, तो क्या हो गया, F/4 हो गया। तो F डैश की वैल्यू कितनी आ गई, F/4। यानी कि पहले केस में F लग रहा था फोर्स, जब दूरी हमने जब देखो ये Q1 हुआ, राइट, ये R है, और पहले फोर्स F लग रहा था, तो अब फोर्स F/4 हो गया है जब दूरी 2R कर दी गई है। समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ को यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है Fe और Fg में। देखो Fe का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया कूलम्स लॉ से, दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Fg हमें पता ही है ग्रेविटेशन, दैट इज कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस इन्हें समझते हैं। देखो Fg जो होता है और Fe जो होता है, पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों ही लाइन ज्वाइनिंग देयर मासेस एंड चार्जेस के बीच में लग रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो दो चार्ज ले लो Q1 Q2, या दो मासेस ले लो M1 M2, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स में ही लग रहा होगा, और जो Q1 Q2 के बीच में रिपलिंग होगा या अट्रैक्शन होगा वो भी जो लग रहा होगा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के बीच में ही लग रहा होगा, ठीक है। और बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। तो ये दोनों सिमिलैरिटी तो समझ में आती हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि Fg जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, Fg कभी रिपल्सिव नहीं होता। लेकिन Fe रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, चार्जेस लाइक हो या अनलाइक हो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि Fg जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। Fg किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन Fe में K बदलता रहता है मीडियम टू मीडियम, तो Fe क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है।
सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही बेसिक सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जिन्हें तुम्हें ख्याल में रखना होगा। अब सवाल आता है कि एक चार्ज है Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट these two parts are kept at some separation, the Fe between them is maximum, find the charge on each part। तो एक सपोज करो Q है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। लेट्स सपोज पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। जब Q को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो एक अगर x चार्ज कैरी कर रहा है तो दूसरा वाला पार्ट कितना चार्ज कैरी करेगा, Q माइनस एक्स चार्ज कैरी करेगा, सिंपल। और दोनों चार्जेस को हमने किसी सेपरेशन पे रख दिया गया। लेट्स सपोज इन दोनों चार्जेस को R सेपरेशन पे रख दिया हमने, x को और Q माइनस एक्स को। तो पूछा गया है कि इन दोनों में जो Fe लग रहा होगा वो मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। क्वेश्चन को समझो कि अगर हमने ये दो चार्जेस बनाए इसी से स्प्लिट करके और दोनों को किसी दूरी पे रख दिया R, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ Fe लगेगा ही लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। तो Fe की वैल्यू कितनी होगी, वो Fe की वैल्यू होगी K, Q1 कितना है, x है, Q2 कितना है, Q माइनस एक्स है, अपॉन में R स्क्वायर होगी क्योंकि इनके बीच की दूरी R मानी हुई है हमने। अब बोल रहा है कि ये Fe जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। देखो dFe बाई dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया, बाहर आ गया, और पहला टर्म qx है जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया, और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया विच इज एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन हमने किया, ठीक है। तो देखो क्या आया, k बाई आर स्क्वायर, और पहले का आंसर आ जाएगा q ओनली, राइट। पहले का आंसर आ जाएगा q ओनली बिकॉज dx बाई dx 1 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2x, राइट, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है x के रिस्पेक्ट में। अब इसको किसके क्रॉस पुट करना है, जीरो के बराबर पुट करना है। तो q माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, q बाई 2 के बराबर आ गई। यानी कि x की वैल्यू जो पहला चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, q बाई 2 होनी चाहिए, और दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए, q माइनस q बाई 2, क्योंकि x की वैल्यू q बाई 2 है तो ये भी q बाई 2 ही होनी चाहिए। यानी दोनों चार्जेस जो हमने बनाए वो बराबर बराबर बटने चाहिए, तभी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा Fe वो मैक्सिमम हो सकता है। ओके, इस Q को हमने स्प्लिट करना था दो चार्जेस में, तो किस तरह स्प्लिट करें ताकि इनके बीच में जो फोर्स लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वो मैक्सिमम हो। तो हमने निकाला वो बराबर बराबर आ रहे हैं, Q बाई 2 Q बाई 2। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्स लॉ बहुत फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, देखो, पहला कमी तो ये है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। मान लो हमने दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, तो इसके लिए तो वैलिड है कि F इनके बीच में जो लगेगा वो K और दूरी अगर R है तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हम बता देंगे, और डायरेक्शन भी बता देंगे देख के कि वो रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, और ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के बीच में ही लगेगा। ये सब बातें तब सही होती हैं जब ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े चार्जेस हो, एक्सटेंडेड चार्जेस हो, राइट, इसमें चार्ज भरा हो, बड़ा सा स्फीयर ले लिया लेट्स सपोज हमने, यहाँ भी एक बड़ा सा स्फीयर ले लिया हमने लेट्स सपोज, तो उस केस में हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, इनके लिए वैलिड नहीं होता है ये। दूसरा पॉइंट कि बोथ चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, ये दोनों चार्जेस मूव नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस के बारे में स्टडी करना स्टैटिक्स में, यानी कि चार्जेस और जो तुम्हारे फोर्सेस उनके बीच में कैलकुलेट हो रहे हैं वो तब हो रहे हैं जब वो स्टेशनरी हैं, रेस्ट में हैं, तो दे शुड बी एट रेस्ट। लेकिन वो चार्जेस आर इन मोशन, ये वैलिड ही नहीं है। अगर ये मोशन में हो Q1 Q2 तब हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये दोनों लिमिटेशन समझ में आए, और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।